आप किस रूप में देखते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा? देखिए, माफिया जिनके साथ कुछ गलत किया वो नहीं लगता माफिया। माफिया तो सरकार बनाती है, अखबार बनाते हैं, टीवी चैनल बनाते हैं, वो लोग माफिया एक नाम देते हैं, डॉन है, माफिया है, गैंगस्टर है, फलाना है। मगर जमीनी स्तर पे अगर जो आदमी अपना चुनाव जेल में रहा तो जीत गया, वो 5 बार विधानसभा चुनाव जीते जेल में रहने के बाद। 65 मामले दर्ज हैं, ये सारे के सारे झूठ हो सकते हैं क्या? नहीं, सारे नहीं हो सकते। 18 के मामले सारे नहीं हो सकते। उसके लिए देश की अदालत बनी है। मैं कहता हूँ कि अगर सजा देती तो अदालत देती। आप इस तरीके से स्लो पॉइजन देकर थोड़ी किसी को मार दोगे। अगर सजा देती अतीक अहमद को तो अदालत देती ना। अच्छा, अभी आप आजम खान का नाम ले रहे थे। बिल्कुल, आजम खान साहब का भी निशाना है। आजम खान साहब को भी अगर कहीं चुनाव में इनको दिक्कत होती है तो मुझे लगता है इस चुनाव के दौरान उन्हें टपका देंगे। उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस रास्ते काफिला निकलता था मुख्तार अंसारी का रास्ता खाली हो जाता था। हाँ, तो भाई लोग हैं, दबदबा था भाई। एक बार दबदबा के जिसका 50 गाड़ी निकलेगी तो उसका काफिला चलेगा तो लोग रास्ता नहीं छोड़ेंगे क्या? आप 100 गाड़ियाँ लेके निकलोगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे क्या? भाई रोड पर रास्ता छोड़ेंगे। कोई एक गाड़ी भी जाएगी तो हॉर्न देगी तो रास्ता नहीं छोड़ेगा कोई आदमी। तो 50 गाड़ी जाएंगी, 50 गाड़ी हॉर्न देंगी तो रास्ता तो साफ होगा। स्पष्ट करिए कि माफिया थे या फिर मसीहा? नहीं, माफिया मसीहा वाली बात नहीं है, एक इंसान था। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है दिल्ली में और दिल्ली में हमारे साथ एक बार फिर से हैं नरेंद्र भाई नंदा जी, जो कि जिंदाबाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज इनसे तमाम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। गुरुवार को देर रात एक मामला सामने आता है जो कि काफ़ी सुर्खियों में है। मुख्तार अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या नजरिया होगा? कुछ नहीं, उसमें तो सरकार का ही खेल है, शासन प्रशासन का। क्योंकि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि भाई मेरे को स्लोपन दिया जा रहा है, मतलब कि धीमा जल खाने के अंदर मिला के दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल गया था। और उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन चिट्ठी भी लिखी थी कहीं ना कहीं कोर्ट को, अदालत को, कि मुझे क्या स्लोपन दिया जा रहा है। और उसके बाद थोड़ी सरकार भी हरकत में आई, प्रशासन भी आया और 2 कर्मचारी उन्होंने निलंबित भी करे, बर्खास्त करे, मतलब सस्पेंड करे इन्होंने। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको जहर दिया जा रहा था। और अब उसको एक तरीके से जब से हॉस्पिटल गए तो उनको कुछ दिनों बाद ही, उसके 5 दिन के अंदर ही उन्हें कह दिया कि इन्हें हार्ट अटैक हो गया, अटैक से मर गए। तो ये मुझे सरकार की सोची समझी साजिश के तहत की गई है इनकी। और इसके पहले तो इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया कि मतलब पॉइजन दिया जा रहा था। मौत के बाद अचानक से मामला सामने? नहीं, वो मरने से पहले ही उनका मामला था। उन्होंने खुद आवाज़ उठाई थी। मुख्तार अंसारी ने कहा कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और जज तक ये बात गई, मजिस्ट्रेट के बाद जब जाके सुर्खियों में और तुरंत इनको हॉस्पिटल ले गए। इनकी तबीयत ढीली बताई गई, क्या हुआ, और ये खबर भी आई उड़ती के दे दिया किसी ने, और मुख्तार अंसारी जो है अस्पताल में है। और उसके 2 दिन बाद खबर आती है कि भाई उनको हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब हमें तो पहले ही पता था जब अतीक अहमद की हुई थी। अतीक अहमद क्या के बाद ही हमें ये पक्का तो पता था कि अगला निशाना 2024 के दौरान ही होगा, चुनाव के दौरान उसमें होगा, मुख्तार अंसारी होगी। और वो काम हो गया है। और इसकी कार्रवाई और जांच की बात किससे करें? कार की जो कातिल हैं उनसे ही कहें कि भाई किसने किया, उनसे इंक्वायरी के लिए कहेंगे तो गलत है। और यही वजह है कि मुझे भी कई बार तो ऐसा लगता है, हास्यास्पद लगता है जब उनका बेटा ये कहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो भाई सीबीआई और ईडी फीडी सब तो सरकार के इशारों पर चल रही है, क्या जाँच करेंगे? कोई जाँच नहीं करेंगे तो इनसे उम्मीद भी लगाना ठीक नहीं। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी हौसले जो है ना उनके परस्त हो गए हैं, उनके बच्चों के। उन्हें लगता है पिता तो चले गए, उनके अब्बू चले गए, अब कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर भी गाज उठे। तो कह रहे ठीक है भाई सीबीआई इंक्वायरी करा दो। उन्हें लगे कि शासन में, सत्ता में या आज भी इनका विश्वास है। तो ये झूठी विश्वास वाली बात, मुझे नहीं लगता शासन प्रशासन सही है और लोगों के साथ रहा है। अगर किसी को भी सजा देने का अधिकार है तो देश की अदालत को है, माननीय अदालत को है, जज को है। वो कार्रवाई करेगा, सुने क्या है क्या नहीं है मैटर था, वो सजा देते। ये कौन लोग हैं जो मिटा दे रहे हैं? कोई किराए के गुंडे ले आता है नए नए बच्चों को, जय श्री राम का नारा लगा के देते हैं गोलियां, कहीं अदालत में धाए गोलियां चलाते हैं। तो इसका मतलब है ये देश में, उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अच्छा, मुख्तार अंसारी की अगर रहस्यमय तरीके से मौत हुई है और पुलिस हिरासत में मौत हुई है तो कहीं ना कहीं न्यायालय इस मामले में संज्ञान लेगा। न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय की चलती कहाँ है? पंगु है न्यायालय, बैसाखियों पे चल रहा है। क्योंकि जब नीचे का जो प्रशासन है या शासन है, जब वो इम्प्लीमेंट नीचे जमीनी स्तर पे नहीं करेगा। इसका जीता जागता सबूत है कि जो महिला खिलाड़ी थी, जो गोल्ड मेडल लाई थी देश के लिए, उनके साथ क्या हुआ जब, तो उसमें कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है हाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके मुख्य न्यायाधीश ने उसमें हस्तक्षेप किया और एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने के बाद जमीनी स्तर पे जो गृह मंत्री है या पुलिस प्रशासन है, उसने सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, कोर्ट के मामले को, एफआईआर को, और ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार तक नहीं करा। जबकि पोस्को जैसे मामले लग चुके थे तब भी ब्रजभूषण सिंह आज़ादी से
घूम रहा था और ये लोग आंदोलन कर रहे थे। कौन महिला खिलाड़ी और इनको पुलिस पीट रही थी। तो इससे ये देखता है कि जज वज की किसी कोई सुनवाई नहीं है, न्यायपालिका की मट्टी खराब कर दी है इनके शासन में। अच्छा, मौत अगर रहस्यमयी तरीके से हुई है, ऐसे में परिवार कह रहा है कि पोस्टमार्टम में उन्हीं के लोग हैं। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, सुनिए, तो अगर पोस्टमार्टम में उन्हीं के लोग हैं, न्यायालय पे भरोसा नहीं, प्रशासन पे भरोसा नहीं, तो ऐसे किस पे भरोसा करेंगे? इससे ये पता चल गया ना कि भाई गुंडा राज चल रहा है, ये डकैत बैठ गए हैं, उठाई गिरे बैठ गए हैं, ये वो बैठ गए हैं, चिलमची और फिल्मची लोग बैठ गए हैं कि चिलम मारी तो आ गए। और फिल्म के थर्ड क्लास फिल्म के हीरो हों चाहे जैसे उस प्रकार के लोग घूम रहे हैं और पाखंडी ढोंगी ये मैं कह रहा हूँ चिलमची, ये राष्ट्र की बात करेंगे, धर्म की राष्ट्र पर करेंगे, जात पात की राष्ट्र की इनकी बात करके लोगों को मारेंगे और डराएंगे कि ये नीच है, ये ऊँच है, ये मुसलमान है, हिंदू है। इस पर ही चल रहा है 10 सालों से। तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुख्तार अंसारी का नहीं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की भी हो रही है, संविधान की भी हो रही है। अच्छा, हम लोग जब मुख्तार अंसारी की बात होती है तो इस समय मौत के बाद चर्चाएं इस प्रकार की होने लगी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माफिया और कुछ लोग कहते हैं कि लोगों के मसीहा। आप किस रूप में देखते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा? देखिए, माफिया जिनके साथ कुछ गलत किया हुआ नहीं लगता माफिया तो सरकार बनाती है, अखबार बनाते हैं, टीवी चैनल बनाते हैं, वो लोग माफिया एक नाम देते हैं, डॉन है, माफिया है, गैंगस्टर है, फलाना है। मगर जमीनी स्तर पे अगर जो आदमी अपना चुनाव जेल में रहा तो जीत गया, वो 5 बार विधानसभा चुनाव जीते जेल में रहने के बाद भी, तो इसका मतलब क्षेत्र की जनता जीती, उनके लिए कोई आदमी काम करता रहा होगा तभी जिता रहे थे उसको। अच्छा, कुछ लोग मौत के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस रास्ते काफिला निकलता था मुख्तार अंसारी का रास्ता खाली हो जाता था। हाँ, तो भाई लोग हैं, दबदबा था भाई, एक बात दबदबा क्या, जिसका 50 गाड़ी निकलेगी तो उसका काफिला चलेगा तो लोग रास्ता नहीं छोड़ेंगे क्या? आप 100 गाड़ियां लेके निकलोगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे क्या? भाई रोड पे रास्ता छोड़ेंगे, कोई एक गाड़ी भी जाएगी तो हॉर्न देगी तो रास्ता नहीं छोड़ेगा कोई आदमी। तो 50 गाड़ी जाएंगी, 50 गाड़ी हॉर्न देंगी तो रास्ता तो साफ होगा। स्पष्ट करिए कि माफिया थे या फिर मसीहा? नहीं, माफिया मसीहा वाली बात नहीं है, एक इंसान था और अच्छे परिवार से था वो। उसके परिवार में फ्रीडम फाइटर रहे, परमवीर चक्र विजेता रहे और देश पे राष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी जी, तो वो इनके परिवार के चचा थे। तो ऐसे और पढ़ा लिखा आदमी था, ये अनपढ़ नहीं था। कौन? ये मुख्तार अंसारी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अनपढ़ नहीं थे। तो इनको कोई माफिया आप कहो, माफिया तो सिर्फ सरकार ने बनाया उसे, या आपके टीवी चैनलों ने या अखबार वालों ने, बल्कि वो एक इंसान था, इंसानियत की तरीके से काम कर रहा था। और ऐसे मामले चलते हैं, जब आदमी राजनीति करता, मुकदमे चलते हैं, आंदोलन करते हैं, हम भी आंदोलन करते हैं। 65 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, 65 आपराधिक मामले दर्ज हैं मुख्तार अंसारी। तो भाई योगी जी पे भी तो मुकदमे दर्जनों भर, उन्हें आप माफिया कहोगे क्या कहोगे? बाबा ये साधुओं के ऊपर मुकदमे क्यों भाई इतने दर्जनों भरे? क्या करते थे ऐसा जो स्वयं मुकदमे वापस ले लिए? बाबा काय के मुकदमे दर्ज हो गए? जब उन्हें दीन दुनिया से लेना नहीं, उन्हें भगवान को ढूंढना, फिर काय के मुकदमे लगे? भगवान को ढूंढने के मुकदमे लग गए क्या? और अपने मुकदमे स्वयं वापस ले लिए। तो गैंगस्टर कौन है? मोदी के साथ ये योगी भी गैंगस्टर है, माफिया है और ये माफिया राज चला रहा है। और यही वजह है कि इसने टारगेट किया जो इसके अपने दुश्मन है। इनके अपने दुश्मन थे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे। इसने कहा कि बाद में मुख्यमंत्री रहा नहीं रहा तो ये मुझे उड़वा देंगे। तो ये अपना माफिया राज चला रहा है, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ के हिंदू मुसलमान का चासनी चटा के और अपने रास्ते साफ कर रहा है योगी आदित्यनाथ। ये असली माफिया राज, गुंडा राज जो योगी आदित्यनाथ चला रहा है। और चाहिए कि केंद्र सरकार को भी कि तुरंत से तुरंत इस सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। तो परिवारजन के जिस प्रकार के आरोप हैं और जैसे उनकी मांग है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, परिवार की क्या मांग है? पहले नंबर तो जब तक सरकार इनकी रहेगी, प्रशासन इनका रहेगा, कोई कार्रवाई। मैंने कहा चोर से कहोगे हमारे घर में चोरी हो गई, उससे कहोगे भाई किसने चोरी करी, चोर से कहोगे क्या? मुख्तार के मौत के बाद वहाँ के जब क्षेत्रीय लोगों से लोग बातचीत करते हैं तो वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुश हैं, अंदर अंदर कहते हैं कि खुश हैं, चेहरे पे खुशी भले ही नजर ना आ रही। देखिए, किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ है, हर सिक्के के पहलू होते हैं एक दो। कुछ लोग पक्ष में भी होते हैं, विपक्ष में भी। तो कितना भी अच्छा आदमी काम करने वाला होता है उसके भी विरोधी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उससे सारे विरोधी होते हैं। तो मगर मुख्तार अंसारी के साथ ऐसा नहीं था। वो लोग परेशान थे, जिस प्रकार जो शासन सत्ता में जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो परेशान थे। और वही लोग कहीं ना कहीं अखबारीकरण करा रहे थे, उसे माफिया बना रहे थे। जब वो सत्ता में आए तो उसको अंदर डाल दिया। 65 मामले दर्ज हैं, ये सारे के सारे झूठ हो सकते हैं? नहीं, सारे नहीं हो सकते। 18 के मामले सारे नहीं हो सकते। उसके लिए देश की अदालत बनी है। मैं कहता हूँ कि अगर सजा देती तो अदालत देती। आप इस तरीके से सजा देकर थोड़ी किसी को मार दोगे। आप सजा देती अतीक अहमद को तो अदालत देती ना। आप गोली मरवा दोगे जय श्री राम कह के। अगर की गई है पोस्टमार्टम में रिपोर्ट जो है आएगा तो सब साफ हो जाएगा। पोस्टमार्टम कौन कर रहा है? कर रहे हैं, कातिल कर रहे हैं, झेड़ देने वाले कर रहे हैं। तो भाई न्याय कहाँ से मिलेगा? आप मुझे बताइए, न्याय मिल जाएगा क्या?
तो निष्पक्ष कोई कार्रवाई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि चुनाव को देखते हुए 2024 के चुनाव को देखते हुए अब आगे कहीं ना कहीं टारगेट आजम खान साहब हो सकते हैं। मुख्तार के मौत के बाद क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं, बहुत असर पड़ेगा। ये तो चल ही उस पर है, हिंदू मुसलमान की राजनीति चाह रहे हैं। जैसे 144 धारा लगा दी इन्होंने कल, है कि भाई मुख्तार अंसारी के जो है बॉडी आ रही है उनके शरीर को सुपद्रे खाक किया जाएगा, वहाँ पे लगा दी 144 धारा। कुछ चाहते हैं दंगा कराना है, जुम्मे के दिन लगा दिया मस्जिदों के पास पुलिस ही पुलिस। तो ये खुद चाहते हैं कि दंगा हो और खुद ही लोग कुछ टोपी बना के भेज देंगे, पत्थरबाजी करा देंगे और काम खत्म। तो इसलिए लगाई गई है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। यार लॉ एंड ऑर्डर क्या, जब से आए सिर्फ इसी पे लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस वहाँ लगा दी मुल्लाओं के पीछे, मस्जिद के नीचे, यहाँ नीचे। अबे काम धंधे के लिए कुछ करा तुमने? रोजगार के लिए कुछ करा है? रोजगार के लिए तो ये है जो बच्चे रोजगार के लिए एग्जाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उस पर कोई काम नहीं है। अच्छा, अभी आप आजम खान का नाम ले रहे थे। बिल्कुल, आजम खान साहब का भी निशाना है। आजम खान साहब को भी अगर कहीं चुनाव में इनको दिक्कत होती है तो मुझे लगता है इसी चुनाव के दौरान उन्हें टपका देंगे। और मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश के उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, कि भाई आजम खान साहब को सुरक्षा और सिक्योरिटी दें। और उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, साथ तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, शुगर है, डायबिटीज है, दुनिया भर की परेशानी है। आजम खान जी के नाम के आगे तो माफिया नहीं जुड़ा, गैंगस्टर नहीं है। भाई अभी बीच में मारने वाले थे इनको, उन्होंने खुद कहा था कि हाथ पैर तोड़ के ले जाओ मुझे, समझे नहीं? वो तो आप जैसे सोशल मीडिया की वजह से बच गए। वो किसी ने रात को वीडियो बना दी कि जब रात को ले जा रहे थे, नहीं रात को उड़ा देते उस दिन, आज से 3 महीने पहले उनको मारने के चक्कर में थे। आजम खान साहब पे निशाना है पूरा इनका है। और मैं चाह रहा हूँ कि आजम खान साहब के लिए सुरक्षा मिले, उनको अच्छी डॉक्टरी ट्रीटमेंट मिले और खाना उनके घर से मिले। जिस प्रकार से स्लो पॉइजन जो दे रहे हैं, कहीं आजम खान साहब को भी दे सकते हैं, तो उनकी जान को खतरा बना हुआ है। और अगर आजम खान साहब को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी और वही गुनहगार होगी उत्तर प्रदेश सरकार, अगर आजम खान साहब को कुछ होता है तो। अच्छा, मुख्तार अंसारी के जितने भी आपराधिक मामले रहे, जिसमें से कृष्णानंद राय जी का जो मामला सबसे हाईलाइटेड था, क्या कहेंगे? देखिए, हाईलाइट किया हो, कुछ किया हो, उसके लिए अदालत है ना। आप किसी को ऐसे थोड़ी गोली मार दोगे या किसी को झेड़ दोगे या इस तरीके से करोगे, अदालत का फैसला नहीं मानोगे। और ये सबको पता था कितने साल से वो अंदर हैं। आज 15 साल से भी ज़्यादा हो गए, मतलब 20 साल से। वर्ष 2005 से मुख्तार अंसारी जो है, जब से कस्टडी में गए तब से अभी तक जेल में। 19 साल से जो आदमी जेल के अंदर रहा, 19 साल हो गए, अब निकलने वाले थे वो। तो उन्हें लगा कि भाई योगी सरकार को या प्रशासन को अभी निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं जमानतें मिल जाएंगी ना, तो उन्होंने कहा अंदर ही अंदर काम खत्म कराओ। सरकार की तो कोई चर्चाएं दूर दूर तक नहीं थी कि निकलने वाले, निकल जाते भाई। इनको क्यों बुलाया गया? अच्छे भले पंजाब की जेल में थे वो, योगी जी ने तो बुलाया है। हाँ, और योगी जी ने इसीलिए तो बुलाया कि इनका खात्मा करना था, वो खात्मा कर दिया। ऐसे उसने उन्हें बुला के करा था, उससे क्या नाम है, अतीक अहमद को भी बुलाया था वहाँ से, गुजरात से कहाँ से बुलाया था, उसका भी खात्मा कर दिया। अब आजम खान साहब को भी बाहर नहीं जाने दे रहे, उनको पूरा का पूरा वही इनका भी काम खत्म करने के चक्कर में। मगर आजम खान साहब बहुत पाक साफ दामन वाले व्यक्ति हैं। वो शिक्षा पे काम किया उन्होंने, अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं पे काम किया है। और रामपुर में जो मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी बनाई, वो गरीबों के लिए, सुस्तों के लिए, वंचितों के लिए और मजलूम लोगों के लिए, ताकि गरीब रिक्शे वाले का बच्चा भी IPS IAS कलेक्टर बन सके। 20 रुपये मात्र फीस, पता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन महीने का जो फीस है 20 रुपये मात्र, गरीबों के बच्चों के लिए, रिक्शे वालों के लिए। तो ऐसा कौन काम करेगा, मुझे बताओ। यही चीज़ें वहाँ के लोगों को खल गई, चाहे वहाँ के नवाब हों, चाहे कांग्रेसी हों, चाहे भाजपाई हों, चाहे सपा के भी लोग हों, कुछ लोग उन्हें खल गई हैं कि ये आदमी क्यों गरीबों के लिए काम कर रहा है, इस प्रकार से हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों नहीं करता। तो आजम खान साहब ना हिंदू ना मुसलमान की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, ना मंदिर ना मस्जिद, बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं आजम खान साहब। और आजम खान साहब की जो जिंदगी का जो खतरा बना है इनकी सरकार में, भाजपा सरकार से खतरा है। ये आशंका है आपको? आशंका नहीं, ये सत्य है, खतरा है। और वो कहीं ना कहीं टारगेट में है भाजपा सरकार के आजम खान साहब। मैं चाहता हूँ कि इनकी सुरक्षा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इनको भोजन जो है इनके परिवार से मिलना चाहिए और इनकी दवा ट्रीटमेंट वगैरह सही तरीके से इलाज होना चाहिए, तब इनको सुरक्षा की जरूरत है और ऐसे लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। आजम खान साहब बहुत अच्छे नेता है और हम उनके समर्थक भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं समर्थक नहीं हूँ। उनसे हमारी पर्सनली मुलाकात हुई है और पर्सनली हम मिले, मेरे यहाँ आए भी थे, पूरा दिन भी रहे, हम भी लोग भी गए। तो वो बहुत अच्छे इंसान है। ऐसे लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों का तजुर्बा भारत को मिलना चाहिए, देश को मिलना चाहिए। ये देश सबका है तो सबको लेके चलना चाहिए, भारतीय संविधान को लेके चलना चाहिए। जात पात धर्म मजहब के हिसाब से ये देश नहीं चलना चाहिए। नागरिकता है जिसकी, उस देश के वासी को आगे बढ़ाना चाहिए, भाईचारे से देश को चलाना चाहिए। और कोई अपराधी है तो कानून अदालत उसको
न्याय देगी या जो भी सजा देनी है वो देगी। आप और हम कौन होते हैं किसी को गोली मार के न्याय देने वाले। हाँ, मैं कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो, पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। राष्ट्र के साथ चलने की जरूरत है, आज जरूरत है हम सबको इकट्ठा होने की। फिर एक बात कहता हूँ कि अब यहाँ तमीज 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 नहीं रही, बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी इनकी सरकार में लोगों को मरना पड़ता है। यही वजह है कि 850 किसानों को शहादत देनी पड़ी। उनका लिए भाजपा सरकार, किसान चीख चीख के कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार। वो लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार इस बार होगा, देख लेना। और ये ईवीएम मशीन का खेल है, ये जो मशीन हट जाएगी ना तो देख लेना, इनकी 40 पार करके दिखा दे तो मान जाऊंगा मैं। 40 पार भी नहीं कर सकते। ये लोग ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, बेईमान हैं, ये बेकार लोग हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। ये धर्म, मजहब और जात पात के नाम पर देश में उन्माद फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बना रहे हैं। और जब गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो ये देश में क्रांति होगी। फिर मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी को, जिंदाबाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश में जब कोई भी मुद्दे आते हैं, कोई भी मामले आते हैं तो नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी खुल करके बोलते हैं, ना इनका पक्ष है ना विपक्ष है। जब हम लोग इनसे मुख्तार अंसारी के मामले पे बात करते हैं तो ये मुख्तार अंसारी को कहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे, और वहीं आशंकाएँ जताते हैं कि अगला टारगेट कौन हो सकता है। आजम खान का नाम लेते हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।